गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया ने अपनी एक रेयर फेटल इन्फेक्शन को जो है रिपोर्ट किया है, नेजेलिया फाउलरी या फिर ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये नेजेलिया फाउलरी क्या होता है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था 1965 में। जनरली जो आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं वार्म, वहाँ पर ही देखने को मिलता है जैसे हॉट स्प्रिंग्स, रिवर्स या लेक्स में। तो ये जो जब हाई टेम्परेचर होता है तब ये अच्छे से ग्रो हो पाता है। अब ये ह्यूमन्स को कैसे अफेक्ट करता है? ये आपके नोज़ के थ्रू जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और ब्रेन तक पहुंच जाता है। जब ये ब्रेन तक पहुंचता है, ये ब्रेन के टिश्यूज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है और फिर एक जो है ये डिसीज़ करने या इन्फेक्शन जिसको आप कह सकते हो, वो करने लगता है, जिसको आप कहते हो प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, मतलब पैम। तो पैम के सिम्टम्स क्या होते हैं? 1 से 12 दिन के अंदर ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हेडेक होगा, नोजिया होगा, फीवर होगा, फिर लेटर स्टेजेस में स्टिफ नेक होगी, सीजर्स होंगे और इवन कोमा तक भी जा सकता है पर्सन। ट्रीटमेंट इसकी क्योंकि बहुत रेयर है तो अभी तक ट्रीटमेंट इसकी कोई होती नहीं है। तो बेसिक जो ड्रग्स होते हैं आपके बेसिक, जो एम्फोटेरेसिन भी, अजिथ्रोमाइसिन, इन सब का ही यूज़ करते हुए डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन मेथनॉल। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ओन पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी ने टेक्नीमॉन्ट के साथ एक जो है पार्टनरशिप की है ग्रीन मेथनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए कमर्शियल लेवल पर। तो इसमें होगा क्या कि एनटीपीसी के पावर प्लांट से जो है कार्बन की कैप्चरिंग की जाएगी और उसको ग्रीन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ग्रीन मेथनॉल क्या होता है? मेथनॉल जो कि आपकी रीन्यूएबली प्रोड्यूस की जा रही है बिना किसी एमिशन के, उसको हम ग्रीन मेथनॉल कहते हैं। तो लो कार्बन फ्यूल है, चाहे वो बायोमास गैसिफिकेशन, चाहे रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से वो प्रोड्यूस की जाती है और उसके कार्बन को कैप्चर किया जाता है। तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि लो कार्बन लिक्विड फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और ये एक आपके फॉसिल फ्यूल्स का ऑल्टरनेटिव बन सकता है ऐसे एरियाज़ में, खासकर जहाँ पर डीकार्बनाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि आपका मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब और भी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं ग्रे मेथनॉल और ब्लू मेथनॉल क्या होता है। तो ग्रे मेथनॉल में बेसिकली आपका नेचुरल गैस की सिंथेसिस करके जो है मीथेन से जो है वो मेथनॉल बनाई जाती है। तो ये रीन्यूएबल नहीं होती है। अदरवाइज जो आपकी ब्लू मेथनॉल है वो भी सिंथेसिस ही करते हैं नेचुरल गैस का, कैसे करके निकाला जाता है, लेकिन उसमें कार्बन और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की जाती है, तो इसीलिए वो ब्लू मेथनॉल कहलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस जो है वो उसको क्वैश कर दिया है और कहा है कि ये पोल्स जो है बिना रिजर्वेशन के जो है किए जाने चाहिए। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के। तो अब ये प्रोविज़न क्या है, क्या थे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के? तो इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज़ किया गया, आपको पता ही है ना, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर एक 12th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का डाला गया है। लेकिन रिजर्वेशन में जो है नॉट लेस देन 1/3 ऑफ सीट्स फॉर विमेन रखी गई हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हर म्यूनिसिपैलिटी में उनकी प्रोपोर्शन के हिसाब से रखी गई है। स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर कोई रोक नहीं है कि वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में या फिर इवन ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन की पोजीशन के लिए इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स भी रख सकते हैं। ठीक है, 5 साल की फिक्स टर्म है म्यूनिसिपैलिटी की, लेकिन एक म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए जो है उस म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूरेशन से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। 5 साल से अगर पहले हो रहा है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, बट अगर 5 साल के जो है जब भी डिसॉल्व की जाती है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करना पड़ता है। तो जो है अगर म्यूनिसिपैलिटी जो है डिसॉल्व होने के बाद जो है इलेक्ट की जाती है तो उसको जो है वो अपने पूरे टाइम को, रिमाइंडर ऑफ द टाइम को, एग्जिस्टेंस को कंप्लीट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमृत भारत स्टेशन, गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक न्यू पॉलिसी लाई है मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशंस के लिए, जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन। अब इस पॉलिसी के अंदर जो है या इस स्कीम के अंदर स्टेशंस को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर जो है लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाया जाएगा। पुराने जितने भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उन सबको सबस्यूम कर दिया जाएगा। एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा रेलवे स्टेशंस के लिए और उसी के हिसाब से बजट्स जो है वो अप्रूव किए जाएंगे। ठीक है, लो कॉस्ट रीडेवलपमेंट करने का मॉडल है ये, और जो है आपके ओल्ड बिल्डिंग्स को
जो है कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में जो है वो जो है रिडंडेंट कर दिया जाए, रेलोकेट किया जाएगा, या फिर उसको जो है वो एक तरह से रेनोवेट किया जाएगा। अब इसमें प्लान्स क्या रखे हैं कि रूफ प्लाजा बनाएंगे, वाइडन कर देंगे रोड्स को, अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को हटा देंगे, हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, स्पेशल अमेनिटीज़ फॉर डिसेबल्ड भी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिसेंटली अप्रूवल ले लिया है सेबी से सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो प्राइवेट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अगर कैपिटल जनरेट करना चाहती हैं और वो कुछ सोशल सेक्टर में काम कर रही हैं, तो उनके लिए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जा रहा है। और एक तरह से इसमें एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज हैं, जो किसी ना किसी सोशल एक्टिविटीज़ में जो है लगी हुई हैं, जैसे जो 16 ब्रॉड एक्टिविटीज़ मेंशन की गई हैं, उनमें से किसी में भी एक में अगर वो काम कर रही हैं, तो वो यहाँ पर लिस्ट होकर अपनी कैपिटल उठा सकती हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हंगर पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, माल न्यूट्रिशन को, हेल्थ केयर प्रमोशन करना, जेंडर इक्वालिटी, तो ये सब जो है इनको एलिजिबल एक्टिविटीज़ माना गया है। और जो कॉरपोरेट फाउंडेशंस हैं, पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एलिजिबल नहीं रखा गया है। सेबी के फ्रेमवर्क के हिसाब से लगभग 1 करोड़ तक का मिनिमम साइज़ उनको जो है वो मार्केट से उठा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेप्सिस। सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेप्सिस को कहा जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिकल कंडीशन इन द वर्ल्ड बनती जा रही है और इससे सेल डेथ हो सकती है। लगभग 50 मिलियन पीपल को ग्लोबली अफेक्ट करती है हर साल। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें बॉडी का ओवर रिएक्टिव रिस्पॉन्स जो है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन जो है वो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड ये डिसीज़ होती है। ठीक है। जब इसमें आपकी ह्यूमन सेल्स जो हैं, इम्यून सेल्स जो हैं, वो किसी भी पैथोजन को जब वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो साइटोकिन्स जो है मॉलिक्यूल्स जो है नाम से छोड़ते हैं ताकि वो उनको डिस्ट्रॉय कर सके उस इन्फेक्शन को। तो ऐसे ही एक साइटोकिन होता है टीएनएफ जिसको कहते हैं, जो आपके बोन मैरो से निकलता है। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी को ही सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है, जो कि आपके इन्फेक्शन को टारगेट करता है। तो ये टीएनएफ होता क्या है? जब आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये कॉलीज टॉक्सिन निकलता है। तो ब्लड सेल्स जो आपके बोन मैरो में इसको बनाते हैं टीएनएफ को। तो ये टीएनएफ जो है ये बेनिफिशियल होता है वैसे तो अदरवाइज सेल सर्वाइवल या टिश्यू रीजनरेशन के लिए, लेकिन अगर इसकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होती रहे तो ये डेंजरस बन सकता है, डेंजरस साइटोकिन स्टॉर्म लेके आ सकता है, जिससे आपकी रिमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है और अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो ब्लॉक करना या फिर न्यूट्रलाइज करना इस टीएनएफ एक्टिविटी को, इसी से ही हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं सच सर्टेन ऑटो इम्यून डिसीजेस का। तो साइटोकिन्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ये स्मॉल प्रोटीन्स हैं जो इम्यून सेल्स रिलीज करते हैं किसी भी पैथोजन या किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है। तो ये वैसे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट ये अगर बहुत ही ज़्यादा निकलने लग जाएं बहुत अनकंट्रोल्ड लेवल पर, तो ये हमारे को ही टारगेट करने लगते हैं, हमारे ही सेल्स को टारगेट करने लगते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का बेसिकली ये। लेकिन साइटोकिन स्टॉर्म अगर आ जाती है तो मतलब बहुत तेज़ी से अनकंट्रोल्ड लेवल पर ये रिलीज होने लगते हैं, तब ये हमारी ही बॉडी को हार्म करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई स्पोर्ट्स। गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लिया है ई स्पोर्ट्स को एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला है अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई स्पोर्ट्स को भी अब पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट गिना करे। ठीक है। तो अब ये ई स्पोर्ट्स जो है इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स देखेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और ऑनलाइन गेमिंग को मेटी जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो देखने वाला है। तो अब ई स्पोर्ट्स क्या होता है? आपके कोई भी कंपटीशन जो वीडियो गेम्स को यूज़ करते हुए खेला जाता है उसको हम ई स्पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is primary amoebic meningoencephalitis. So this topic is important for your social issues. So recently, South Korea has reported first of the rare yet fatal infection, Naegleria fowleri or brain-eating amoeba. So this Naegleria fowleri is a single-celled organism which can infect humans. It was first discovered in Australia in 1965, and it is commonly found in warm freshwater bodies such as hot springs, rivers, and lakes. So generally, it grows the best in high temperatures, which go up to 46 degrees Celsius. They enter the human body through the nose, and this Naegleria fowleri enters the human body through the nose, and it travels up to the brain, and it starts destroying brain tissues and causes this dangerous infection called primary amoebic meningoencephalitis, or PAM.
So the symptoms start showing within 1 to 12 days. So initially the symptoms are headache, nausea, and fever, but in later stages, the person can suffer from stiff neck, seizures, hallucinations, or even coma. So basically, it's a very rare and a disease. That's why the scientists have not yet been able to identify any particular treatment for it, but it is generally treated with the combination of local drugs. So the next topic is green methanol. This topic is important for your environment section. State-owned power generation company NTPC has recently partnered with Technimont to explore green methanol production. And in this partnership, carbon capturing would be done from NTPC power plants, and it will be converted into a green fuel. So what is green methanol? So it is produced renewably without any polluting emissions. It's a low carbon fuel, and it is made either from the biomass gasification or from renewable electricity by captured carbon dioxide. So this chemical compound is very important. It can be used as a low carbon liquid fuel, and it is having a promising use if we compare it with other alternatives which are fossil fuels. So it is very important in decarbonizing certain sectors like maritime transport, which is a major challenge for the environment. So let us also look at certain other classifications like gray methanol. So it is obtained by synthesis reaction from methane, which is present in your natural gas. So that's why it is not a renewable fuel, and it is not clean energy because it is releasing carbon in the atmosphere. But blue methanol is also following the same process, but it is capturing and storing the carbon which is generated in this process. So the next topic is urban local bodies. This topic is important for your governance section. So urban Allahabad High Court has quashed the Uttar Pradesh government's draft notification on urban local bodies, and it has ordered it to hold the polls without reservation of other backward classes. So what are the provisions of the urban local body? You know that it was constitutionalized through 74th constitutional amendment in 1992. And then a 12th schedule to the constitution was added. So not less than one third of the seats are reserved for women, and reservation for the seats of scheduled caste and scheduled tribes in every municipality is is in proportion to their population. There is no bar on state legislature to make provisions regarding the reservation of seats in any municipality or office of chairperson in favor of backward class of citizens. So municipality has a fixed term of 5 years, and to constitute a municipality, it is required to be the expiration of the duration of municipality must have been completed. If the municipality is dissolved before the expiry of 5 years, then of course the elections have to be conducted before completion of 6 months. So, if a municipality is elected after it has been dissolved, then it will remain in existence for the remainder of the term, that is the 5-year term. So the next topic is Amrit Bharat Station. This topic is also important for your governance section. So Ministry of Railways has recently formulated a policy for modernization of stations. This scheme is called Amrit Bharat Station, and it envisages the development of stations on a continuous basis or with a long-term vision. It will subsume all previous redevelopment projects, and it will aim at preparation of master plans of the railway stations, and the plans will be made to develop low cost redevelopment of the stations, and it will basically aim to relocate redundant or old buildings in a cost efficient manner. Certain facilities have been planned, like making a roof plaza, smooth access by widening of roads, high level platforms, special amenities for the disabled, etc. So the next topic is social stock exchange. This topic is important for your economy section and social issues both. So National Stock Exchange of India has recently got in principle approval from SEBI to set up a social stock exchange as a separate segment. So what is a social stock exchange? The basic aim of this idea is to let these private and non-profit sectors who are engaged in social enterprises or social causes, so as to enable them to raise capital from the market. So these NPOs and for-profit social enterprises would be able to participate in this social stock exchange, and they must be engaged in social activities out of the 16 activities mentioned by the regulator. So certain activities are like eradicating hunger, poverty,
poverty, malnutrition, inequality, gender equality, empowerment of women, etc. So the corporate foundations or political or religious organizations would not be eligible to be identified as social enterprises, and the minimum issue of their capital must be 1 crore rupees. So the next topic is sepsis. This topic is important for your social issues. Recently, new research has clarified that sepsis is one of the most expensive medical conditions in the world, and it can lead to cell death. So it's a life-threatening condition in which the body's overreactive response against an infection causes the cells to die, okay, or tissues or organs to be harmed. So what is autoimmunity and sepsis? So when your immune system or immune cells recognize any pathogen or any infection, they release molecules called cytokines, and one of them is tumor necrosis factor, or the TNF, which is produced by the bone marrow, and it is one of the most potent and most studied for the neck from for nearly past 50 years. So when the immune system is triggered or stimulated by a bacterial infection, and then blood cells made in the bone marrow produces this TNF. TNF produces beneficial processes also, like for cell survival and tissue regeneration. But uncontrolled TNF production can lead to a dangerous cytokine storm, which can lead to development of diseases like rheumatoid arthritis or other inflammatory conditions. So blocking and neutralizing TNF activity becomes very important to treat numerous autoimmune diseases. Okay, so what are these cytokines? So cytokines are small proteins which are released by the immune cells in response to any infection or pathogen, and it is an immune response. But if it goes uncontrolled at high level, then of course a dangerous cytokine storm can lead to disastrous consequences for the cells. So the next topic is esports. This topic is important for your governance section. So recently, India has officially recognized esports as part of multi-sport event. So President of India has amended the regulations governing esports in accordance with the authority which has been conferred to them by clause 3 of Article 77 of the Constitution. And now the Sports Ministry and Ministry of Electronics have been requested to include esports as part of multi-sports events. So as part of the notification, esports will be taken care by the Department of Sports, and online gaming will be under the Ministry of Electronics. So esports is basically electronic sports, which is a form of competition using video games. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.